Cell, the unit of life. What is a cell? आपने पढ़ा ही होगा बायोलॉजी में कि एक स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है एंड बहुत सारे रेंज के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जैसे कि माइक्रोस्कोपिक अमीबा से लेके ह्यूज ब्लू व्हेल तक। इस सारे ऑर्गेनिजम्स में एक बात कॉमन है, ये लोग बिल्डिंग ब्लॉक्स से बने हैं जिसको सेल बोला जाता है। सेल एक फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है सारे लिविंग बींग्स का। ओके, इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारी बॉडी में सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है, ओके, किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए केपेबल हो और अपने ज़रूरी फंक्शंस को कर सके, जैसे कि चलना हो गया, या अपना फूड बनाना हो गया, तो फूड कंज्यूम करना हो गया, ये कुछ एसेंशियल फंक्शंस है वो करने के लायक हो वो जो बॉडी, उसमें जो स्मॉलेस्ट पार्ट है उसी को ही सेल बोला जाता है। Every organ in our body, the skin, the brain and muscle, even the bone is composed of the hundreds and the thousands of cells. हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं, जैसे कि स्किन, ब्रेन, मसल्स एंड बोन्स भी, जो कि सबसे हार्डेस्ट पार्ट है हमारे बॉडी का, वो भी थाउजेंड्स, हज़ारों बहुत सारे सेल से बने हुए हैं। एंड और वैसे ही बहुत सारे पार्ट्स ऑफ प्लांट होते हैं, जैसे कि लीफ, फ्लावर, रूट एंड इवन जो लकड़ा होता है, पेड़ में जो लकड़ी होती है, वो भी बहुत सारे सेल से बने होते हैं। Every cell has its own life. Old and weak cells in the body continually die and are replaced by the new cells. अपने से खुद एक सेल की खुद की एक लाइफ होती है, मतलब उसकी एक लाइफ लाइन होती है। ओल्ड एंड वीक सेल्स है वो कंटिन्यूली मर जाते हैं एंड वो रिप्लेस हो जाते हैं अपने एक न्यू सेल से। रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो वो 120 डेज़ के बाद मर जाते हैं। सेल्स आर सो स्मॉल माइक्रोस्कोपिक दैट इट कैन नॉट बी सीन विद द नेक्ड आई। हम अपनी नंगी आंखों से सेल्स को नहीं देख सकते, इतने छोटे हैं वो, मीन्स माइक्रोस्कोपिक है, उनको से माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। माइक्रोस्कोप के बारे में आगे बात करूँगा। इट वॉज देयरफॉर नेचुरल एंड देयर एक्जिस्टेंस कुड नॉट बी डिटेक्टेड बाय मैन अंटिल ही इन्वेंटेड मैग्नीफाइंग एड्स इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोस्कोप्स। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब इंसान ने मैग्नीफाइंग एड्स बना लिए हो, तभी हम लोग सेल को देख सकते हैं। एक फैक्ट है, जानना जरूरी है, मोस्ट ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग आवर सेल स्टार्टेड लाइफ एज ए सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। एक सिंगल सेल है जाइगोट करके, उसी से ही बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स ने इंक्लूडिंग आवर सेल्स लाइफ को स्टार्ट किया था। अभी इन्वेंशन ऑफ माइक्रोस्कोप एंड द डिस्कवरी ऑफ सेल। द फर्स्ट माइक्रोस्कोप वाज कंस्ट्रक्टेड बाय द डच साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहुक। एक साइंटिस्ट है, डच साइंटिस्ट, जिन्होंने पहला माइक्रोस्कोप बनाया था एंड इट वाज एन ऑर्डिनरी ऑफिशियल whole ground lenses and made microscopic observations as a hobby. इनकी हॉबी थी कि माइक्रोस्कोप की ऑब्जर्वेशंस करें, जिसमें कुछ भी था, जैसे कि कॉर्क, प्लांट के कुछ लीव्स ऐसे वो ऑब्जर्व किया करते थे, वो उनकी हॉबी थी। उन्होंने कहा जाता है 400 माइक्रोस्कोप्स बनाए थे, और ये सारे माइक्रोस्कोप्स सिंपल माइक्रोस्कोप्स थे, बिकॉज उसमें सिर्फ सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस थे। एग्जाम में आ सकता है, एमसीक्यू बन सकता है। सम ऑफ दीज माइक्रोस्कोप्स हैड ए कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर अप टू 200 टाइम्स। इन माइक्रोस्कोप्स में कंसिडरेबल मैग्नीफाइंग पावर थी 200 टाइम्स। और एक माइक्रोस्कोप दिखाया भी गया है यहाँ पे पिक्चर में। ओके, ये है फ्रंट पार्ट एंड दिस द बैक पार्ट, एंड यहाँ पे है लेंसेज। ये इस माइक्रोस्कोप में जो आइज थी वो लेंस के क्लोज रखी जाती थी, एंड जो ऑब्जेक्ट था जिसको हमें देखना है ध्यान से, वो एक नीडल लाइक स्क्रू में फिक्स किया जाता था, जो कि लेंस के ऑपोजिट साइड में था, यहाँ पे था। यहाँ पे वो ऑब्जेक्ट फिट किया जाता था ताकि उसे देखा जा सके। एक और साइंटिस्ट है रॉबर्ट हुक, एक इंग्लिश साइंटिस्ट है, जिन्होंने माइक्रोस्कोप को 2 लेंसेस की मदद से इन्वेंट किया था, जो माइक्रोस्कोप में 2 लेंसेस हो। ओके, तो ये है वो माइक्रोस्कोप जो रॉबर्ट हुक ने बनाया था। तो इसमें 2 लेंसेस है, एक ये है और एक ये है, आई थिंक सो। रॉबर्ट हुक का माइक्रोस्कोप एक लाइट के प्रिंसिपल से काम करता था। एक लाइट जो कि ऑयल लैम्प से आती थी एंड वो ऑब्जेक्ट पे फोकस करती थी, और जो कि माइक्रोस्कोप के निचले हिस्से में जाता, जो कि फ्लास्क में बाई फ्लास्क। ओके, ये है फर्स्ट पार्ट जो कि ऑब्जेक्ट को फोकस करता है, जो कि माइक्रोस्कोप के नीचे है फ्लास्क के द्वारा। एंड जो सेकंड वाला दिख रहा है, ये फिल्ड विथ वाटर था। एंड 3, 4, 5 ये है आई पीस ऑब्जेक्टिव लेंस एंड ट्यूब्स रिस्पेक्टिवली। हुक्स ड्राइंग ऑफ कॉक्स सेल्यूलर स्ट्रक्चर, एक सेल्यूलर स्ट्रक्चर उसका एक हुक्स ड्राइंग है जो कि हुक्स ने देखा था। अचीविंग ग्रेटर मैग्नीफिकेशन, उन्होंने जो माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें 2 लेंस थे, जिससे कि मैग्नीफिकेशन ज़्यादा होगा।
ओके, सच माइक्रोस्कोप्स वर लेटर नोन एज कंपाउंड माइक्रोस्कोप्स। इनको फिर नाम दिया गया कंपाउंड माइक्रोस्कोप बिकॉज ये मैग्नीफिकेशन में ज़्यादा मदद करते थे। इन हुक्स माइक्रोस्कोप द ऑब्जेक्ट टू बी सीन वॉज प्लेस्ड ऑन द स्टेज बिलो एंड लाइट फ्रॉम एन ऑयल फ्लेम वॉज थ्रोन ऑन इट बाय द मीन्स ऑफ कॉन्केव मिरर। सो इस हुक्स के माइक्रोस्कोप में जो ऑब्जेक्ट जो था वो स्टेज के बिलो प्लेस किया जाता था और ऑयल लैम्प से जो लाइट थी वो कॉन्केव मिरर से फेंकी जाती थी। एंड हुक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने एग्जामिन किया थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क अंडर हिज माइक्रोस्कोप। कॉर्क एक डेड लेयर होता है सेल का, थिन स्लाइस ऑफ कॉर्क लिया और अपने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा एंड उन्होंने यह ऑब्जर्व किया कि द कॉर्क जो है वो टाइनी बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स से बना हुआ है जो कि एक साथ जुड़े हुए हैं एंड उसको ये याद दिलाता है कि एक रूम्स की याद दिलाता है या तो सेल्स की याद दिलाता है जिसमें मॉन्क्स रहते हैं एक मोनेस्ट्री में। तो उससे लगा कि एक मॉन्क्स जो है मोनेस्ट्री में रह रहे हैं एंड सो उसने इन कॉर्क में जो टाइनी बॉक्सेस थे उनको नाम दे दिया सेल्स एंड देयर ओनली द एम्प्टी बॉक्सेस और द वॉल्स। तो इसमें बहुत सारी एम्प्टी स्पेसेस थी और वॉल्स थी। तो अभी का जो माइक्रोस्कोप है कंपाउंड माइक्रोस्कोप है ये कुछ अभी ऐसा दिखता है बहुत सारी मॉडिफिकेशन के बाद। ये है हुक्स माइक्रोस्कोप जिसको मॉडिफाई करके कुछ ऐसा बनाया गया है। इससे ज़्यादा सवाल नहीं आते तो ये सिर्फ इन्फॉर्मेशन बेस्ड ही मैं कह देता हूँ। द ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप टुडे इज अ ग्रेटली इम्प्रूव डिजाइन ऑफ द ओरिजिनल हुक्स माइक्रोस्कोप। ये हुक्स माइक्रोस्कोप का एक मॉडिफाइड वर्जन है जिसमें बहुत सारे पार्ट्स है, आई पीस, बॉडी ट्यूब, आर्म, हाई ऑब्जेक्टिव लेंस, स्टेज जहाँ पे वो रखा जाता है एक बॉडी का पार्ट या कोई इसलिए हमें देखना है ऑब्जेक्ट रखा जाता है यहाँ पे, स्टेज क्लिप्स, लेंस, लोअर पावर ऑब्जेक्टिव लेंस, नोज पीस, लाइट सोर्स, फाइन एडजस्टमेंट बेस। The invention of electron microscope added a further to the knowledge about the cells. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद इसने बायोलॉजी में बहुत एक फर्दर स्कोप डाल दिया सेल्स के बारे में। इट कैन गिव अ मैग्निफिकेशन ओवर 200,000 टाइम्स एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा मैग्निफिकेशन दे सकता है जो कि 2 लाख टाइम्स एज कम्पेयर टू द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप, जो कि ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है अबाउट 2000 टाइम्स। 2000 गुना जो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है उससे भी ज़्यादा ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कर सकता है। द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप यूजेस लाइट्स विच बेंड बाय ए ग्लास लेंस टू मैग्नीफाई इमेज। ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है ना कि वो एक लाइट सोर्स यूज़ करता है जो कि ग्लास लेंसेज से बेंड हो जाते हैं जिससे इमेज को मैग्नीफाई किया जा सकता है, जबकि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इलेक्ट्रॉन्स की जो बीम्स होती है वो मैग्नेट के द्वारा बेंड की जाती है, उससे वो ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करता है और ये कुछ ऐसा दिखता है। ये बहुत महंगा आता है और इससे एटम्स भी दिख सकते हैं या बहुत सारे वीडियोस भी है जहाँ पे एटम्स भी दिखाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। सेल थियरी के बारे में बात करें। In 1838, Matthias Schilden, a German botanist, announced that every plant is made up of a large number of cells. 1838 में ना एक साइंटिस्ट एक जर्मन बोटानिस्ट जिनका नाम था मैथियस शिल्डन, प्लांट की स्टडीज़ करते करते इन्होंने ऐसा अनाउंस किया कि जो प्लांट्स है वो बहुत सारे सेल्स से बने हैं एंड ही एडेड दैट ईच ऑफ दीज सेल्स परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेसेस। ये जो सेल्स हैं ना बहुत सारे वेरियस प्रोसेसेस परफॉर्म करते हैं। ओके, ईयर लेटर कुछ एक साल बाद थियोडर श्वान एक जर्मन जूलॉजिस्ट ने यही सिमिलर डिस्कवरीज एनिमल में भी पाई। इन्होंने डिक्लेयर किया कि एनिमल्स और प्लांट्स दोनों ही कंपोज्ड ऑफ सेल्स हैं, दोनों ही सेल से बने हैं विच सर्व एज स्ट्रक्चर यूनिट्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो कि स्ट्रक्चर और फंक्शंस में सर्व करते हैं। दिस इन शॉर्ट इज कॉल्ड सेल थियरी और इसको ही सेल थियरी कहते हैं, हैविंग बीन प्रपोज्ड बाय स्वान एंड शिल्डन, जो कि स्वान एंड शिल्डन ने 1839 में प्रपोज की थी। अभी आएंगे रुडोल्फ वर्ल्चो जो कि 1858 में एक एडिशन करते हैं सेल थियरी में, जिसमें वो कहते हैं कि जो सेल्स है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, नए सेल्स है ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं। सो अभी सेल थियरी के पास अभी 3 मेजर पॉइंट्स हैं। सबसे पहला, सेल एक स्ट्रक्चर का सबसे छोटा यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, फंक्शन का भी सेल सबसे छोटा यूनिट है लिविंग बीइंग्स में, एंड बहुत सारे सेल्स प्री एग्जिस्टिंग सेल्स से आते हैं, पुराने सेल्स नए सेल्स पुराने सेल्स से रिप्लेस हो जाते हैं। अभी सेल थियरी का मतलब क्या है?
एक एग्जांपल ले लेते हैं मैंगो और एक एनिमल फ्रॉग का। एक प्लांट है मैंगो का एंड एनिमल है जैसे कि फ्रॉग। स्ट्रक्चरल यूनिट अगर हम लोग देखें तो इफ वी टेक एनी पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ ए फ्रॉग और एनी पार्ट ऑफ मैंगो ट्री, अगर एक भी पार्ट ले ले बॉडी का, एक फ्रॉग का और एक मैंगो ट्री का, और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर हम लोग एग्जामिन करेंगे तो वो हमें सेल्यूलर स्ट्रक्चर दिखेगा जो कि अलग अलग है। ओके, एक एनिमल सेल एक प्लांट सेल से बहुत अलग होता है। फंक्शनल यूनिट, एनी फंक्शन इन द बॉडी ऑफ द फ्रॉग और इन द मैंगो। अभी फंक्शनल यूनिट पे आता है। कोई भी बॉडी में फंक्शन होता है, जैसे कि एक फ्रॉग की बॉडी में जो फंक्शन होता है और जो मैंगो ट्री की बॉडी में जो फंक्शन होता है वो सेल की एक्टिविटी की वजह से होता है। फॉर एग्जांपल जो फ्रॉग जो मूवमेंट करता है ना, जो उछलता है, जो कूदता है, वो उसकी मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होता है। उसकी मसल सेल्स जो कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो रिलैक्स करती है, उससे होता है। एंड फूड जो उसने खाया है वो एंजाइम के द्वारा डाइजेस्ट हुआ है और गट्स सेल्स ऑफ द गट सेक्रीट the digested food is absorbed by the cell and absorbed food is used up in the cells for various metabolic activities। और जो फ्रॉग ने जो खाना खाया है वो एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट किया गया है और सेल्स गट के सेल्स ने जो सिक्रिएट किया है डाइजेस्टेड फूड वो सेल के द्वारा ऑब्जॉर्ब किया जाता है एंड यही फूड बहुत सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में काम किया जाता में यूज़ किया जाता है। और अभी मैंगो ट्री में फोटोसिंथेसिस सेल्स के लीव्स में ऑकर होता है। रूट्स पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से एंड सो ऑन। सेल्स डाई एंड रिप्लेस्ड। द बॉडी, सॉरी बहुत ज़्यादा ही सुन लो। The body of the frog or of the mango tree is composed of the millions and the millions of the cells. Many of these cells are continually die and are replaced by new ones. Okay. चाहे बॉडी ऑफ ए फ्रॉग हो और या मैंगो ट्री हो, वो जो बॉडी है वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ सेल से कंपोज की गई है, मतलब मिलियंस ऑफ मिलियन सेल से वो बनाई गई है। इनमें से बहुत सारे जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूली डाई होते हैं, मर जाते हैं एंड रिप्लेस हो जाते हैं न्यू वन से, एंड विच आर फॉर्म बाय द डिवीजन ऑफ द यंगर सेल्स, जो कि यंगर सेल्स के डिवीजन से बनते हैं, यंगर सेल्स के डिवीजन से बनते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द सेल्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स नेवर एंडिंग चेन। सेल्स की जो फॉर्मेशन है प्री एग्जिस्टिंग सेल्स के द्वारा वो एक नेवर एंडिंग चेन है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी जब तक एक ऑर्गेनिज्म मर ना जाए। बट हाँ, वैसे तो ये नेवर एंडिंग चेन ही है। मोस्ट लाइफ स्टार्ट्स एज ए सिंगल सेल। लाइफ एक सिंगल सेल के द्वारा ही स्टार्ट की जाती है। द लाइफ ऑफ ए मैंगो ट्री एंड फ्रॉग स्टार्टेड एज ए फर्टिलाइज्ड एग। जो लाइफ होती है फ्रॉग और मैंगो ट्री की, एक फर्टिलाइज्ड एग के द्वारा शुरू की जाती है एंड एज ए सीड के द्वारा उसकी लाइफ स्टार्ट हो जाती है। The egg was a single cell produced by the cells of the ovary of the mother frog. The mango seed had an embryo formed after pollination and fertilization, which also started as a single cell in the ovary of the flower of the parent mango tree. Okay, cells कितने सारे, जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतने ही बड़े, उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ सेल्स होंगे। अभी बात करते हैं कि कितने टाइप्स के ऑर्गेनिज्म होते हैं। क्लासिफिकेशन की जाए तो नंबर से सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं, फ्यू सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं एंड मल्टी सेल के ऑर्गेनिज्म होते हैं। सिंगल सेल के ऑर्गेनिज्म में आते हैं बहुत सारे छोटे प्लांट्स एंड एनिमल्स जो कि एक सेल से बने हैं, सिर्फ एक, जैसे कि बैक्टीरिया, यीस्ट एंड अमीबा। फ्यू सेल की बात की जाए तो बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं जो कि कुछ चंद फ्यू सेल्स से बने होते हैं या तो कुछ 100 या 1000 सेल से बने होते हैं, जैसे कि स्पाइरोगाइरा एंड वॉलवॉक्स। बहुत अजीब नाम है ना। मल्टी सेल्ड। मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, ज़्यादातर प्लांट्स और एनिमल्स जो कि हम अपने आजू बाजू देख रहे हैं वो मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ सेल से बने होते हैं, करोड़ों लाखों सेल से बने होते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग्स और मैंगो ट्रीज। एक एवरेज ह्यूमन साइज जो एडल्ट होता है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 37.2 ट्रिलियन सेल्स पूरी बॉडी में, फ्रॉम अप टू हेड टू लेग्स टोज 37.2 ट्रिलियन सेल्स पूरी बॉडी में होते हैं। 100 बिलियन नर्व सेल्स इन द ह्यूमन ब्रेन, 100 बिलियन, बाप रे। 4 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स और 7000 वाइट ब्लड सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ द ब्लड। हाँ, पर 1 क्यूबिक मिलीमीटर में 7000 वाइट ब्लड सेल्स और 4 to 6 मिलियन रेड ब्लड सेल्स पाए जाते हैं, वो भी ब्लड में। ओके, ये तो सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन था, पता नहीं इसमें एग्जाम में मुश्किल से ही रह रहा था इसमें से। सेल्स कितने छोटे, सेल्स में अभी क्लासिफिकेशन की गई है अभी कितने छोटे हैं वो। ओके, सेल्स मैं बोलूँ तो माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स जो है बैक्टीरिया सेल्स है, रेड ब्लड सेल्स है जो ह्यूमन बॉडी में पाए जाते हैं। बैक्टीरिया सेल जो है 0.3 to 5 माइक्रोमीटर के होते हैं।
रेड ब्लड सेल्स होते हैं जो 7 माइक्रोमीटर जितने छोटे होते हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी में है। लॉन्गेस्ट सेल की बात की जाए तो वो है नर्व सेल। इमेजिन करो एक नर्व सेल ना अपनी फिंगर के टिप से लेकर लेकर स्पाइनल कॉर्ड जो कि बैकबोन में पाई जाती है, उतना लंबा एक नर्व सेल होता है। नर्व के टिप से लेके लेके पूरा पूरा एक स्पाइनल कॉर्ड तक जाता है, जो कि बैकबोन में प्रेजेंट होती है। अभी लार्जेस्ट सेल की बात की जाए तो बर्ड्स के अंडे, एक्चुअली जो सेंट्रल येलो स्फीयर होता है वो होते हैं लार्जेस्ट सेल। एक है उसमें एक योक देखा होगा आपने कि येलो कलर का एक ऐसा होगा, वो है लार्जेस्ट सेल जो कि बर्ड का अंडा है। ऑस्ट्रिच एग बिफोर द डेवलपमेंट बिगिंस इन इट इज़ द लार्जेस्ट सिंगल सेल ऑफ द लिविंग वर्ल्ड टुडे। ऑस्ट्रिच के जो अंडे हैं उसमें जो डेवलपमेंट होती है उससे भी शुरू होने से पहले वो एक सिंगल सेल होता है पूरे वर्ल्ड का, वो एक लार्जेस्ट सिंगल सेल होता है। जो वाइट एल्ब्यूमेन ऑफ द एग एंड द एग शेल आर द एक्स्ट्रा पार्ट्स एडेड ऑन द एक्चुअल एग। वाइट पार्ट होता है जिसको एल्ब्यूमेन कहा जाता है, और जो एग शेल होता है जो कि एक्स्ट्रा पार्ट होता है एक्चुअल एग पे जो ऐड किया जाता है वो उस पर ऐड होता है, जो कि रिप्रोडक्टिव ट्रैक से पास डाउन होता है। स्मॉलनेस ऑफ सेल्स एक ग्रेटर एफिशिएंसी। सेल्स छोटे कितने हैं, द ग्रेटर एफिशिएंसी। सेल्स जनरली रिमेन इन द साइज एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द टू मेन रीजन। सेल्स ना हमेशा से ही छोटे होते हैं। क्यों? इनके तो दो मेन कारण हैं। डिफरेंट रीजन्स ऑफ द सेल कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर रैपिडली फॉर द सेल टू फंक्शन इफेक्टिवली। बहुत सारे अलग अलग रीजन्स होते हैं सेल के अंदर, और वो आसानी से कम्युनिकेट कर पाते हैं एक दूसरे से, ताकि सेल अच्छे से फंक्शन कर पाए, इफेक्टिवली फंक्शन कर पाए। सेल्स हैव ए लार्जर सरफेस एरिया वॉल्यूम रेशियो फॉर द ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ द सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल को ना एक ग्रेटर सरफेस एरिया चाहिए, तो वॉल्यूम रेशियो चाहिए, जिससे कि वो सब्सटेंस इसका ग्रेटर डिफ्यूजन कर पाए अंदर और बाहर। ओके, सो ये कुछ चीज़ें हैं, थियोरी है जो कि जाननी बहुत ज़रूरी है, और एक रीडिंग पार्ट ये है। टू अंडरस्टैंड दिस सेकंड एडवांटेज अबाउट द सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो, इमेजिन ए क्यूब। एक क्यूब है, ओके, जिसमें एक साइड जो है वो 2 mm जितनी है, एक वन ऑफ इट साइड इज 2 mm एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस क्यूब विल बी, जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये पूरा पार्ट, ये एंड दिस पूरा जो टोटल सरफेस एरिया है वो होगा 2 × 2 × 6। 6 सरफेस है 1 2 3, और यहाँ पे एक बॉटम का कहना जाए तो 1 2 3 4 5 6 हो गए ना, मैं बहुत गंदा ड्राइंग में आई नो। 24 स्क्वायर मीटर। सपोज वी कट दिस क्यूब इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। 8 इक्वल पार्ट्स में हमने कट कर दिया, तो इस क्यूब के पास रहेगा 1 मिलीमीटर इंटू 1 मिलीमीटर इंटू 6 सरफेस। सरफेस 6 है, सरफेस 6 ही है, बट उसके 8 पीसेस कर दिए हैं। मतलब अभी 24 स्क्वायर मिलीमीटर का भी डबल होगा 48 स्क्वायर मिलीमीटर। ओके, बट इसमें जो टोटल वॉल्यूम है वो अभी तक सेम है। ओके, स्मॉल साइज ऑफ सेल प्रेजेंस इन लार्जर सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो। एक जो छोटा सेल की जो साइज़ होती है, छोटी साइज़ होती है सेल की, वो प्रेजेंट करता है लार्जर सरफेस एरिया। जितना छोटा सेल रहेगा उतनी ज़्यादा सरफेस एरिया होगी या तो वॉल्यूम रेशियो होगी। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जा रहा है, ऑक्सीजन अंदर आ रहा है, न्यूट्रिएंट्स अंदर आ रहे हैं, वेस्ट बाहर जा रहा है, दूसरे सब्सटेंस बाहर जा रहे हैं और अंदर भी आ रहे हैं, वाटर बाहर भी जा रहा है अंदर भी आ रहा है। सेल शेप्स टू सूट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स के लिए सेल की शेप भी इंपॉर्टेंट है। Cell vary greatly in shapes. These may be like disc-like, polygonal, rectangular, cuboid, thread-like, branched or even irregular. बहुत तरह के सेल्स होते हैं शेप में। पिक्चर में देख ही सकते हैं, ये एपिथेलियल सेल्स है जो कि स्किन के निचले लेयर में रहते हैं। ह्यूमन ब्लड सेल है जो ह्यूमन ब्लड में पाए जाते हैं। वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, ओके एक्सेट्रा। स्ट्रेटेड मसल फाइबर्स जो कि मसल्स में होता है। कनेक्टिव टिश्यू सेल्स, कार्टिलेज सेल्स, न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्रेन में भी पाए जाते हैं। बोन सेल्स, स्मूथ मसल सेल्स जो मसल्स में पाए जाते हैं। क्लेमिडोमोनास जो कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है। एंड प्लांट सेल जो कि लीफ में पाए जाते हैं। गार्ड सेल जो कि प्लांट की लीफ की अपर लेयर में रहते हैं, जो कि रेस्पिरेटरी गैसेस के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अमीबा, ये भी एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जो कि वाटर बॉडीज में पाए जाते हैं। These shapes of the cells are often related to different functions they perform. ह्यूमन ब्लड सेल्स सर्कुलर होते हैं शेप में एंड बाइकॉन्केव होते हैं, जो कि नैरो कैपिलरीज के से पास थ्रू होते हैं एंड ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जो कि अमीबॉइड होते हैं, मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता, लाइक ए स्यूडोपोडिया दैट कैन स्क्वीज आउट थ्रू द कैपिलरीज वॉल। ओके, मतलब होते कुछ
ऐसे कुछ है, कुछ ऐसे टाइप के, मतलब इनका कोई प्रॉपर शेप नहीं होता रेड ब्लड सेल्स की तरह, जो कि कुछ ऐसे होते हैं डिस्क लाइक। ये कैपिलरी वॉल्स के से स्क्वीज हो जाते हैं, उससे स्क्वीज करते हैं। नर्व सेल्स लॉन्ग होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, जो कि इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं डिस्टेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जैसे कि ब्रेन से लेके नर्व, ब्रेन से लेके टिप ऑफ द फिंगर तक ये इम्पल्सेस कंडक्ट करते हैं, और एक टिप ऑफ द फिंगर से लेके ब्रेन तक। ये तो एक एग्जांपल था, डिस्टेंट पार्ट तक ये लोग इम्पल्सेस कंडक्ट करने के लिए लंबे होते हैं। मसल्स, जो मसल सेल्स होते हैं, लॉन्ग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल होते हैं, जो कि पुल कर सकते हैं या स्क्वीज कर सकते हैं पार्ट्स को। गार्ड सेल्स ऑफ द स्टोमेटल पोर, गार्ड सेल्स जो मैंने बताया था, आई थिंक ये कुछ तो मैंने बताया था, कुछ ऐसे दिखते हैं, जो कि प्लांट की लीफ के अपर सरफेस में रहते हैं। और इनमें एक बीन शेप ओपनिंग एंड क्लोजिंग होती है, जो कि पोर को क्लोज करते हैं, ओपन करते हैं, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्ट्रक्चर की बात की जाए सेल के जो स्ट्रक्चर्स है, एक मिनट एक कैमरा प्रॉपर कर देता हूँ। सेल के और जो स्ट्रक्चर्स है बहुत ऐसे है। वेरियस काइंड्स ऑफ सेल्स शोज अस। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। मेरा वीडियो कट हो गया था, इसीलिए बंद हो गया था कैमरा। सो स्ट्रक्चर ऑफ सेल्स, बहुत सारे प्रकार के जो सेल्स होते हैं अलग अलग डिफरेंसेस दिखाते हैं, और एक बेसिक स्ट्रक्चरल प्लान दिखाते हैं, जो कि टर्म जनरलाइज सेल के अंडर आता है। एक जनरलाइज सेल के पास 3 एसेंशियल पार्ट्स कंसिस्ट होते हैं। पहला सेल मेम्ब्रेन, जिसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। क्योंकि यहाँ पे एक एनिमल सेल है और एक प्लांट सेल है। सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत ज़्यादातर जो पार्ट्स होते हैं सेल के, उनमें एक डेफिनेट शेप होता है, एक डेफिनेट स्ट्रक्चर होता है, और एक डेफिनेट फंक्शन होता है उनके पास, और इन्हीं पार्ट्स को ऑर्गेनेल्स कहा गया है। ऑर्गेनेल्स के पास वही सेम स्टेटस होता है जैसा सेल में होता है, एक ऑर्गन में होता है, उसकी बॉडी में, एंड एनिमल और प्लांट में, जो कि एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सेल ऑर्गेनल्स भी एक लिविंग पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट आता है सेल का, वो है सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल। दोनों एक अलग अलग चीज़ है। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है एक सेल। एक जो सेल होता है, हर एक सेल मेम्ब्रेन या तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, या तो कवर्ड होता है। ओके, एक सेल मेम्ब्रेन इज लिविंग एंड हैज़ अ फाइन स्पोर्स थ्रू विच सब्सटेंस में एंटर और लीव द सेल। सेल मेम्ब्रेन के अंदर बहुत सारे टाइनी स्पोर्स होते हैं, जिससे कि जो सब्सटेंसेस है वो अंदर और बाहर जा सके सेल के, एंड ये लिविंग होते हैं। सेल मेम्ब्रेन लाइपोप्रोटीन से बने होते हैं। द परमेबिलिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज सेलेक्टिव, यानी कि जो सेल मेम्ब्रेन कुछ ही सब्सटेंसेस को अंदर आने देता है सेल के, और बाकी सब्सटेंसेस को प्रिवेंट करता है अंदर आने से, जैसे कि वायरसेस हो गए, या तो बहुत सारे डिजीज़ कॉजिंग बैक्टीरियाज हो गए, जर्म्स हो गए, उनको ये नहीं आने देता। Plant cell have a cell wall surrounding the cell membrane. The cell wall is made of cellulose and is a non-living substance. प्लांट सेल में क्या होता है ना, कि एक सेल वॉल होता है जो सेल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होता है। सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन को सराउंड करता है प्लांट सेल में। सेल वॉल जो है सेलुलोज से बना होता है, और ये एक नॉन लिविंग सब्सटेंस है। सेल वॉल शेप देता है और एक रिजिडिटी देता है, एक सर्टेन डिग्री ऑफ रिजिडिटी देता है सेल को, विदाउट इंटरफियरिंग द फंक्शंस ऑफ द सेल मेम्ब्रेन। फंक्शंस में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस में टांग अड़ाए बिना ही वो एक रिजिडिटी देता है, एक शेप देता है सेल वॉल सेल को। ओके, सेल वॉल, ये पता नहीं कुछ कट हो गया। सेल वॉल इज ए freely permeable, allowing substances
इन सॉल्यूशन टू एंटर एंड लीव द सेल विदाउट हिंड्रेंस। सेल वॉल जो है ना एक फ्रीली परमिएबल है, ये सबको अलाउ करती है, सारे सब्सटेंसेस को अलाउ करता है एंटर करने में एंड लिव सेल को लीव करने में विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट मतलब कोई इंटरफियरेंस के बिना ये अंदर आने भी देता है सब्सटेंस को और बाहर भी जाने देता है सब्सटेंस को। प्लांट सेल के पास एक सेल वॉल के पास 6 सराउंडिंग सेल्स होते हैं और एक मिडल लेयर होती है, थिन मिडल लेयर, जो कि ग्रे लाइन में दिखाई गई है, जो कि एक 2 एडजेसेंट सेल को सॉरी यार कौन सा भी जा रहा है, ये पिक्चर की ये बात है। कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स आर द सेल वॉल ऑफ द डेड सेल्स। कॉटन, जूट एंड कोकोनट फाइबर्स होते हैं, ये सेल वॉल होते हैं अपने डेड सेल्स की। साइटोप्लाज्म एक सेमी लिक्विड सब्सटेंस है एंड वो ज़्यादातर स्पेस सेल के अंदर ऑक्यूपाई करता है, सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऑक्यूपाई करता है। एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप के अंदर वो कलरलेस अपीयर होता है और पार्शियली ट्रांसपेरेंट एंड कुछ पानी जैसा वाटरी और मेनी केमिकल रिएक्शंस टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। लिविंग साइटोप्लाज्म इज ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ सम मूवमेंट। लिविंग साइटोप्लाज्म होता है ना वो कोई ना कोई मोशन में रहता है एंड बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस इसमें साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। द फॉलोइंग आर द सेल ऑर्गेनेल्स, सॉरी यार कौन सी मार्जिन बन रही है, सेल ऑर्गेनेल्स एम्बेडेड इन द साइटोप्लाज्म। बहुत सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जो साइटोप्लाज्म में होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER is so fine in structure that its existence is revealed only through an electron microscope. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इतना फाइन है कि उसका स्ट्रक्चर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही देखा जा सकता है, उसकी एग्जिस्टेंस इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा ही हम लोग उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो एक इरेगुलर नेटवर्क है, यह एक इरेगुलर नेटवर्क है ऑफ डबल मेम्ब्रेन्स का एक इरेगुलर नेटवर्क है जो कि पूरे साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है। उसका जो आउटर हैंड है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है, उसका जो इनर एंड होता है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से कनेक्टेड रहता है। वो एक रफ अपेयर होता है जब स्मॉल ग्रैन्यूल्स जिसको राइबोसोम बोला जाता है वो उसके ऊपर अटैच होते हैं, वो थोड़ा सा रफ फील होता है, वो रफ दिखता है एंड स्मूथ दिखता है जब राइबोसोम जो स्मॉल ग्रैन्यूल्स है वो उसके ऊपर नहीं होता है। तो वो सेल के लिए एक सपोर्टिंग फ्रेमवर्क की तरह काम करता है और एक एज अ पाथवे सर्व करता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द सेल। वो एक रास्ते की तरह काम करता है जिससे सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाया जा सके। ओके, ribosomes, the site of the protein synthesis. Ribosomes are the numerous small granules either scattered freely in the cytoplasm or attached to the membranes of the endoplasmic reticulum. राइबोसोम्स बहुत सारे स्मॉल ग्रैन्यूल्स होते हैं जो कि या तो फ्रीली साइटोप्लाज्म में बिखरे पड़े रहते हैं या तो मेम्ब्रेन्स पर अटैच होते हैं, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन्स पर अटैच होते हैं। ये प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, the cell's energy producers. Mitochondria are the spherical or the rod-shaped bodies. They are minute double-walled bags and their inner walls produced into finger-like processes projecting inwards called cristae. Mitochondria are the sites where the cell respirations occur due to release energy. माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसी साइट है जहाँ पे सेल रेस्पिरेशन होता है जिससे कि एनर्जी रिलीज होती है। यही एनर्जी एक एनर्जी रिच कंपाउंड ATP में स्टोर होती है जिसे एडेनोसाइड ट्राइफॉस्फेट कहा जाता है और यही एनर्जी बहुत सारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम आती है, सेल के मेटाबॉलिक फंक्शंस में काम आती है और इसके बदले में इन रिटर्न ऑफ द बॉडी because they store ATP, the mitochondria are also called powerhouse of the cell. ये ATP को स्टोर करते हैं, इसीलिए mitochondria is also called the powerhouse of the cell. Mitochondria contain their own DNA which can replicate. माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ना अपना खुद का एक DNA रहता है जो रेप्लिकेट कर सकता है, खुद अपने आप को डबल कर सकता है, ट्रिपल कर सकता है। Golgi apparatus, the delivery system of the cell. The Golgi apparatus occurs in the form of granules, filaments or rods which are supposed to be originated from the endoplasmic reticulum. Golgi apparatus होता है वो ग्रैन्यूल्स के फॉर्म में होता है, फिलामेंट्स के फॉर्म में होता है या तो रॉड्स के फॉर्म में होता है जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ओरिजिनेट होना चाहिए। ये बहुत स्मॉल वेसिकल्स होते हैं जो कि अलग अलग शेप्स में आते हैं और ये जनरली न्यूक्लियस के पास में ही लोकेटेड होते हैं। द गोल्गी कॉम्प्लेक्स कंसिस्ट ऑफ मेनी स्मॉल ग्रुप्स ऑफ हॉलोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारे हॉलोट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के ग्रुप होते हैं जिसके साथ मेम्ब्रेनियस वॉल्स जिसको क्रिस्टिनी कहा जाता है एंड इज एसोसिएटेड विद माइन्यूट वेसिकल्स एंड वैक्यूल्स जो कि माइन्यूट वेसिकल्स और वैक्यूल्स से एसोसिएट होता है। Golgi complexes in the plants are more specifically known as the dictyosomes. Golgi complexes plants में उनको कहा जाता है dictyosomes.
इनमें यूजुअली स्मॉलर और बहुत सारे बिखरे ग्रुप्स होते हैं क्रिस्टेनी और वेसिकल्स के। दोनों ही गोल्गी कॉम्प्लेक्सेस और डिक्टियोसोम्स दोनों ही एक सिक्रीशंस ऑफ द सेल्स इंक्लूडिंग एंजाइम्स और हार्मोन से ये लोग कंसर्न रहते हैं। और उसके बाद पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट ऑफ द डिफरेंट साइट्स विद इन द सेल्स। लाइसोसोम्स, द इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सेंटर्स। लाइसोसोम्स स्मॉल वेसिकल्स है जो कि अलग अलग शेप्स में आते हैं, जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। इनके जो एंजाइम्स होते हैं ये फॉरेन पार्टिकल्स या फॉरेन सब्सटेंसेस को डाइजेस्ट करते हैं और डिस्ट्रॉय करते हैं जो कि उसके आजू बाजू है। वो स्टोर्ड फूड को डाइजेस्ट करते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस के दौरान, और जब फूड अवेलेबल ही ना हो सेल के तब मैनी डैमेज सेल्स आर रैपिडली डिस्ट्रॉयड। बहुत सारे डैमेज सेल्स होते हैं वो रैपिडली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एंड वो अपने ही लाइसोसोम में डिसॉल्व हो जाते हैं एंड इसी को ही सुसाइड बैग भी कहा जाता है। सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। सेंट्रोसोम एनिमल सेल्स में ही पाया जाता है। सेल डिवीजन के दौरान दोनों ही माइटोसिस और मियोसिस में स्पिंडल फाइबर्स डेवलप होते हैं सेंट्रोसोम से। एंड सेंट्रोसोम में 2 सेंट्रियोल होते हैं जो कि छोटे बंडल्स माइक्रोफिलामेंट्स के छोटे बंडल में राइट एंगल्स में अरेंज्ड होते हैं, एक दूसरे से एक राइट एंगल में अरेंज होते हैं। इसीलिए तो वो हमेशा इस शेप में अपीयर होते हैं। कुछ शेप है उसमें अपीयर होते हैं जब हम लोग माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो प्लांट सेल में कोई सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होता, ये सिर्फ एनिमल सेल्स में होता है। प्लास्टिड्स हमेशा ही प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं डिफरेंट शेप्स में, जो कि ओवल, स्पेरिकल और डिस्क शेप में। ये अपने कलर पे डिपेंडिंग होते हैं कि क्या इम्पार्ट करेंगे। प्लास्टिड्स ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में क्लासीफाई हुए हैं। ल्यूकोप्लास्ट कलरलेस प्लास्टिड्स होते हैं। इनमें कोई भी पिगमेंट नहीं होता है। यह स्टार्च स्टोर करता है। एंड पोटैटो सेल्स होते हैं उसमें बहुत सारे ल्यूकोप्लास्ट होता है उनके अंदर क्रोमोप्लास्ट। दीज आर द वेरियस कलर्ड प्लास्टिड्स। ये अलग अलग कलर के प्लास्टिड्स हैं जैसे कि येलो, ऑरेंज और रेड। ये मोस्टली फूलों के जो पेटल्स होते हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं या तो फ्रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। और इनमें कलरिंग सब्सटेंस जिनको पिगमेंट्स भी कहा जाता है वो इनमें एसोसिएटेड होते हैं, जैसे कि ज़ैंथोफाइल जो कि येलो कलर देता है, कैरोटीन, ऑरेंज और रेड। Some coloring pigments such as anthocyanins are not associated with the plastids. Instead, they remain dissolved in the cell sap of vacuole and give red, purple, and blue colors to the different parts of the different plant parts, especially fruits and vegetables. Chloroplast. These are the green colored plastids. They have a green colored pigment called chlorophyll. ये ग्रीन कलर के प्लास्टिड्स होते हैं और इनमें एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिनको क्लोरोफिल कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट बहुत सारे पार्ट्स में एबिडेंट रहता है जो कि लाइट से एक्सपोज होते हैं। एग्जांपल लीव्स, दे ऑल्सो हैव अदर पिगमेंट्स सच एज ऑरेंज। इनके पास एक अदर पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि ऑरेंज के और येलो के, बट दीज पिगमेंट्स आर मास्क्ड बाय द क्वांटिटीज ऑफ क्लोरोफिल। ये पिगमेंट्स अपने क्वांटिटीज़ क्लोरोफिल की क्वांटिटी कितनी है उस पर निर्भर करता है। देयर फंक्शन इज़ टू ट्रैप सोलर एनर्जी ट्रैप करना होता है एंड ऑब्जर्व कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टार्च एंड शुगर्स ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। क्लोरोप्लास्ट में डीएनए कंटेन और डीएनए होता है और इसमें डिवीजन की कैपेसिटी भी होती है। बहुत सारे लोग क्लोरोप्लास्ट को एज अ किचन ऑफ द सेल भी कहा डिस्क्राइब करते हैं, जो कि एक रॉन्ग एनालॉजी है। किचन में हम लोग खाना पकाते हैं जो कि प्लांट्स के द्वारा प्रोड्यूस होता है, जो कि सूटेबल बनाता है, हम लोग को खाने लायक बनाता है। क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस फूड इन प्लांट। क्लोरोप्लास्ट ना फूड प्लांट में ही प्रोड्यूस करता है।